नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड यानी कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स का कितना हिस्सा होता है ब्लड में, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो टॉपिक है उसका ही एक पार्ट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, या फिर इसको मैमिलियन ब्लड भी कह सकते हैं, ठीक है। जब चूँकि क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो जो भी हम पढ़ेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड का हम आज स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या क्या हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड है क्या। हमारा जो ब्लड है वो है क्या। ब्लड बेसिकली एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड इज़ अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ ब्लड, तो यू कैन आंसर ब्लड इज़ अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता कितना है, उसकी मात्रा कितनी होती है, ठीक है। अब चूँकि लिक्विड है तो लिक्विड का जो मेजरमेंट है किस में होता है, लीटर में करते हैं। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लगभग 5 से 6 लीटर तक, ठीक है, तो ये वेरी करता है थोड़ा सा, लगभग 5 लीटर से लेकर 6 लीटर के बीच में ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्लड पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ब्लड के बेसिकली 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल्स। पहले हम इस पोर्शन की बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा ब्लड में पाए जाने वाला लिक्विड मैट्रिक्स है जिसमें ब्लड सेल्स फ्लोट करती हैं। ब्लड प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स। एक लिक्विड मैट्रिक्स है, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा सा विस्कस, थोड़ा सा येलोइश लिक्विड मैट्रिक्स है जिसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जो ये ब्लड प्लाज्मा है पूरे ब्लड का लगभग 55%, यानी कि अगर 100 ml ब्लड का सैंपल की बात करें तो 100 ml में कम से कम 55 ml ब्लड प्लाज्मा है और बाकी 45% जो बचा है उसमें सारी की सारी ब्लड सेल्स आती हैं, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा थोड़ा सा एक येलोइश विस्कस लिक्विड मैट्रिक्स है इन विच ब्लड सेल्स आर फाउंड फ्लोटिंग। अब बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा का खुद का कंपोजिशन क्या है, ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब चूँकि लिक्विड मैट्रिक्स है, ये ब्लड प्लाज्मा क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स है, तो ब्लड प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में वाटर का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो लगभग कितना होता है, 90% पाया जाता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। मैंने सिर्फ प्रोटीन लिखा है, अब चूँकि ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स। लगभग 7%, कितना, लगभग 7% जो है उसमें ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है। इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। जब इन विषय पर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से? कार्बो यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, लिपिड्स यानी कि फैट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या पाया जाता है इसमें? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स थोड़ा सा परसेंटेज होता है, ठीक है। कौन कौन से जो मेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। इसके अलावा जो हमारी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, वो हार्मोन एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो उनका टारगेट ऑर्गन है कैसे ट्रेवल करते हैं, वो हार्मोन्स ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होते हैं और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जो ग्लैंड उनको सिक्रेट कर रही है वहाँ से, और जो उनका टारगेट ऑर्गन है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स पर एक मैंने डिटेल्ड अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है
तो अगर आप चाहें तो उसको और भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स, बॉडी जितने भी एंजाइम्स सिक्रीट करती है वो सभी के सभी ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो गैस, मैंने गैस लिखा है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है, ठीक है। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए दो जो गैसेस हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो है ऑक्सीजन, दूसरी है CO2। इनका मैकेनिज्म क्या है, एक वो पूरा एक अलग विषय है, ठीक है। उस पर एक पूरा एक अलग चैप्टर है, रेस्पिरेशन और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पर पूरा अलग चैप्टर है, ठीक है। तो CO2 ऑक्सीजन बाहर से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो हमारे वो लंग्स में पहले डिफ्यूज़ होती है, देन इट मिक्सेस इनटू ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा से वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वहीं से वो जो CO2 है जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है, वो CO2 वहाँ से उसको कलेक्ट करती है और वो वापस लंग्स में आके बाहर की तरफ डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा के क्या क्या कंपोजिशन है, 90% लगभग वाटर है इसमें। प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो लगभग 7% है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रोनोजन बेसिकली जो जैसे वाउंड वगैरह हो जाता है, वूंड इसको सही प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, ठीक है, घाव वगैरह हो जाता है तो उसको जो आप देखते हैं कुछ समय बाद वो उसमें क्लॉट जम जाता है, और कुछ दिनों बाद सही तरीके से अगर उसका मेडिकेशन और ट्रीटमेंट हो तो थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर एक स्कम सा जम जाता है पपड़ी, और वो घाव कुछ समय बाद भर जाता है, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म में ये प्रोटीन काम आती है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मैंने बता दिया, जितने भी एंजाइम बॉडी सिक्रीट करती है, दे ऑल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा। देन हार्मोन्स, ऑल द हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, पेनक्रियाज है, जितने भी हार्मोन सिक्रीट करती हैं, दे ऑल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। ये तो हो गया ब्लड प्लाज्मा वाला पार्ट। अब जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है, वो है ब्लड सेल्स, ठीक है। इनको नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में ब्लड सेल्स कहते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजिकल टर्म की बात की जाए तो उनको बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, ब्लड कार्पसेल्स यानी कि ब्लड सेल्स। लगभग कितना परसेंटेज है, 45% ये ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स को हम दो बड़े बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं। ब्लड सेल्स को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। ब्लड सेल्स तीन तरीके की होती है, माफ़ कीजिएगा, ब्लड सेल्स तीन तरीके की होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी कि RBC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी कि, या फिर एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। बायोलॉजी में एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है। इनको रेड ब्लड कार्पसेल्स, शॉर्ट में RBC एक बड़ा ही सामान्य सा शब्द है, आम लोगों के लिए सभी लोग जानते हैं, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से RBC है क्या, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर रेड इन कलर। यहाँ पर मैंने डायग्राम इसका नहीं बनाया है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम समझा कर बताने की कोशिश करता हूँ, दिखती कैसे हैं। ठीक है, ये एक सिंगल RBC है, एक सिंगल RBC है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए, जितनी भी ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं सभी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ह्यूमन RBC एक ऐसी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो ह्यूमन RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर DNA भी नहीं पाया जाता है। तो आपने अगर कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है उसमें जो सैंपल लिया जाता है, जैसे कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, या किसी के DNA फिंगर मैच कर, DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ये एस्टेब्लिश करना है कि जैसे कई डिस्प्यूट वाले केस होते हैं, कोई किसी की संतान है तो ये कैसे पता करना है, ठीक है, या कहीं पर कोई क्राइम हुआ है और वहाँ पर उसका कोई ब्लड का ट्रेस वहाँ पर रह गया है किसी अपराधी का, तो वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं उसको, और जब कलेक्ट करते हैं तो वो RBC का सैंपल नहीं लेते, ठीक है। RBC में चूँकि DNA नहीं होता है, तो DNA नहीं होगा तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, WBC का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है।
तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है इसमें आरबीसी का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये ई न्यूक्लिएटेड यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा ये कॉन्केव थोड़ा सा दोनों साइड से, अगर आप इस ऐसे साइड से देखेंगे, लेटरल व्यू देखेंगे तो ये कॉन्केव है दोनों। और दूसरा क्या मैंने बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। ब्लड में ये इस तरीके, अगर ब्लड जो कैपिलरी है इनको अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे कॉइन यानी कि सिक्के एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर स्टैक रहते हैं, उसी तरह से ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहती है। अगर ये सिंगल है तो इनका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर सिंगल आरबीसी है इट विल अपीयर लिटिल बिट येलोइश इन कलर, लेकिन अगर ये ग्रुप्स में है, बहुत सारी हैं, ठीक है, मिलियंस हैं, दे विल अपीयर ब्राइट रेड इन कलर, वो ब्राइट रेड कलर में अपीयर करती हैं। अगर एक है या दो हैं तो थोड़ा सा येलोइश कलर है, न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, बाई कॉन्केव होती हैं, ठीक है, इनमें डीएनए नहीं पाया जाता है। दैट इज़ वाई आरबीसीज आर नॉट यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। ये आरबीसी की जो संख्या होती है वो, क्योंकि चूँकि सेल्स हैं, उन सेल्स की संख्या कितनी होती है ह्यूमन ब्लड में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दो यहाँ पर साइन बनाई, तो आप बायो पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है। एक एडल्ट ह्यूमन मेल में लगभग 5 से 5.5 एम फॉर मिलियन, मैंने पूरा नहीं लिखा है, एम स्टैंड्स फॉर मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में का सैंपल लिया जाए। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना हुआ, 1/1/1, 1 इंटू 1 इंटू 1 माफ़ कीजिएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, यानी 1 इंटू 1 mm ब्लड में 5 से लेकर 5.5 मिलियन, और याद रखिए 1 मिलियन 10 लाख होता है। कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 5 से लेकर 5.5 लाख मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड ह्यूमन एडल्ट में पाई जाती है, मेल में। फीमेल में इनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में, ब्लड उसमें एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी की संख्या होती है। मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। मेल में 5 से 5.5 मिलियन, फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। बच्चों में भी लगभग 4 से 4.5 के आसपास इनके एरिथ्रोसाइट्स की संख्या होती है। इनका बात करें लाइफ स्पैन, यानी कि इनका जीवन काल कितना होता है। इनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन, यानी कि हर 120 दिन बाद ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और नई सेल्स ये कंटिन्यूसली बनती रहती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको कमजोरी आ जाती है, या ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेशन से हमारे शरीर से अगर खून निकल जाएगा तो हमारी कमजोरी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उनका लाइफ स्पैन ही 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है तो ये लगातार सेल्स ये डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, लगातार बनती रहती हैं। तो इस हिसाब से अगर हर आप 3 या 4 महीने बाद ब्लड डोनेट भी करते हैं, 100 ml ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपके ऊपर इसका किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ना ही आपको कोई कमजोरी आती है, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन एक अच्छा कॉज है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जब भी चाहें ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसका किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जब तक कि आप किसी गंभीर बीमारी से ना जूझ रहे हो, ठीक है। जब तक कि आपको कोई बहुत ही गंभीर बीमारी ना हो, उस केसेस में डॉक्टर भी मना करते हैं, या किसी गंभीर तरीके का इन्फेक्शन हो तो ब्लड डोनेट आप ना करें। अगर आप एक स्वस्थ ह्यूमन बीइंग है, एडल्ट हैं, तो आप निश्चित रूप से हर 3 महीने या 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका? आरबीसी का फंक्शन है, दे आर ऑक्सीजन कैरियर। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स के बाद जो ब्लड में मिक्स होती है, ठीक है। तो जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं, और वहाँ से जो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज होती है, CO2 को वो एक्सेप्ट करते हैं और वापस वो लंग्स में लेकर जाते हैं और CO2 डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। वो एक अलग पूरा टॉपिक है, यहाँ पर उसको हम कवर नहीं करेंगे। और ये बनती कहाँ है, इनका ओरिजिन कहाँ होता है? दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में ये आरबीसी सेल बनती हैं। ये तो हुआ इसका एक पार्ट। दूसरा है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब बायो में ल्यूको का मतलब होता है वाइट, एरिथ्रो का मतलब रेड, ल्यूको का मतलब वाइट, यानी कि कलरलेस है। ये जो सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, यह वाइट ब्लड कार्पुसल्स। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ल्यूकोसाइट्स बोलिए,
वाइट ब्लड सेल्स बोलिए या वाइट ब्लड कार्पस्कल्स बोलिए, एक ही मतलब। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, दे आर कलरलेस, दे आर वाइट इन कलर, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC दो तरीके के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल समझते हैं आप, छोटे छोटे कण समझ लीजिए उनको, ठीक है, राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो दो तरीके के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की सेल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका नंबर वेरी करता है, और अग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ग्रेनुलोसाइट्स तीन तरीके के होते हैं, कितने तरीके के? तीन तरीके के। कौन कौन से? इओसिनोफिल्स, आपने स्नोफिलिया का नाम तो बड़ा सुना होगा, किसी को भाई स्नोफिलिया हो गया, स्नोफिलिया हो गया, कहते हैं स्नोफिलिया से सफरिंग फ्रॉम स्नोफिलिया, ठीक है। तो पहले तो होते हैं इओसिनोफिल्स, दूसरे हैं बेसोफिल्स और तीसरे हैं न्यूट्रोफिल्स। ये देखिए इनका जो डिवीजन है, इनका जो अलग अलग क्लासिफिकेशन किस आधार पर है। ये जो इओसिनोफिल्स हैं ये एसिडिक डाइज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एसिडिक डाइज को से रिएक्ट करते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इओसिनोफिल्स, यानी, और इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एक ही बात है, एसिडोफिल्स। यहाँ पर PHYLLS नहीं है, PHI स्पेलिंग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको एसिडोफिल्स बोलिए या इओसिनोफिल्स बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि ये एसिडिक डाई को से रिएक्ट करते हैं। बेसोफिल्स बेसिक डाई से रिएक्ट करते हैं, और न्यूट्रोफिल्स ना तो एसिडिक ना ही बेसिक डाई से रिएक्ट करते हैं। इसी आधार पर इनको तीन ग्रुप में रखा गया है। अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। इनमें एक न्यूक्लियस, इनमें देखें सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने कहा कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस का इन तीनों में यानी कि एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में तीनों में न्यूक्लियस तो पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस का शेप थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। इओसिनोफिल्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो बाई लोब्ड होता है। कैसा होता है? बाई लोब, दो लोब होते हैं उसके, ठीक है, और ये इसके सारे ग्रेन्यूल्स हैं। और भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, मैंने उसको यहाँ पर बनाया नहीं है। बेसोफिल्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है थोड़ा सा एस शेप होता है। कैसा होता है? एस शेप्ड होता है, यानी कि दो से ज़्यादा इसमें लोब्स पाए जाते हैं, बाकी ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, और भी सेल ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब्ड होता है, यानी कि उसमें लोब्स बहुत ज़्यादा, 3 या 4 या उससे जब भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। फंक्शन क्या है इनका? इओसिनोफिल्स जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उसमें काम आते हैं। कोई भी बाहरी एलिमेंट, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, किसी तरीके का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। उस केस में जब बॉडी में वो जब एंटर करते हैं, दे बिकम एक्टिव, वो एक्टिव तो रहते ही हैं, दे बिकम एक्टिव बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। न्यूट्रोफिल का फंक्शन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब बच्चा कई बार बीमार पड़ जाता है तो उसकी जब ब्लड रिपोर्ट वगैरह कराई जाती है, CBC इसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अगर कम है तो मतलब है उस बच्चे का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, उस बच्चे का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम होने पर, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई किसी तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिनको किल करने के लिए न्यूट्रोफिल्स संख्या में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन आई होप समझ में आया होगा। एसिडोफिल्स यानी कि इओसिनोफिल्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हेल्प करते हैं। बेसोफिल्स, इनका फंक्शन भी लगभग वैसा ही है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जिसको बॉडी में ज़रूरत नहीं है उसको इनगल्फ करते हैं। इनकी खास बात ये होती है ब्लड सेल्स की कि ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आराम से जो जिसके थ्रू ये फ्लो करते हैं आराम से निकल कर ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो मूवमेंट होता है अमीबॉइड मूवमेंट होता है, थोड़ा सा फ्लैक्सिबल सेल्स होती हैं, तो वो कैपिलरीज की जो लेयर होती है उनसे बाहर आराम से ये बाहर ट्रेवल आउट कर जाती हैं। बात करते हैं, अच्छा इनका लाइफ स्पैन कितना है? लगभग 7 डेज़ का लाइफ स्पैन कितना है इनका? 7 डेज़ का, यानी कि लगभग 7 दिनों का इनका लाइफ स्पैन है, ठीक है। संख्या इनकी कितनी होती है? जो WBC हैं उनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 8 से लेकर 10,000 तक, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है, वेरी करती है।
WBC की संख्या कितनी होती है? 8 से लेकर 10,000 कितना पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, CM नहीं, सेंटीमीटर नहीं, क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। लास्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ स्फेरिकल भी हो सकती हैं, अमीबॉइड भी हो सकती हैं, ठीक है, ओवल भी हो सकती हैं, ये कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है जैसे किसी की इंजरी हो जाती है और कहीं कट लग गया और वहाँ से ब्लड होना निकलना शुरू हुआ, तो ब्लड को एक्सेस फ्लो को रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स, इनका एक अलग मैकेनिज्म है पूरा, ठीक है। किस तरीके से वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करती हैं? एक फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो मैंने आपको वहाँ बताया था, फाइब्रोनोजन प्रोटीन वहाँ पर बनने लगती है और एक फाइन सीव समझते हैं, जाली, जिसको जाली बोलते हैं, जाली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उनमें ये जो प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पर आकर इकट्ठे होने लगते हैं और धीरे धीरे वो ब्लड क्लॉटिंग को वहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। बहुत सारे उसमें और भी फैक्टर्स पाए जाते हैं, 10-11 फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वो यहाँ नहीं, किसी और दिन इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या वेरी करती है। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से लेकर 3 लाख या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लेकर 3 L मीन्स लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स अगर की संख्या बहुत कम हो जाती है, आपने पीछे सुना होगा, जैसे ये जो सीज़न चल रहा है इस सीज़न में मलेरिया और डेंगू बहुत आम बीमारियां जो बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती हैं, बड़ों को भी हो जाती हैं, तो उस समय में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट एकदम से बहुत नीचे गिरने लगता है, ठीक है। प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट एकदम से बहुत नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे उसमें उपाय हैं, आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जो लोग अपनाते हैं, ठीक। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब जो लास्ट चीज़ है वो यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लड के फंक्शन क्या है? अब पूछा जाए सवाल कि भाई ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। ब्लड का फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। अब यह ध्यान रखिए, हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड एज ए होल की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। किस तरीके से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में अंदर डिफ्यूज़ होती है, ये रेस्पिरेशन का अलग मैकेनिज्म है, देन इट गोज इनटू लंग्स, ये लंग्स में जाती है, और लंग्स में जो हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी आती है, पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके डिवाइड होकर कैपिलरीज में डिवाइड होती है और वहाँ से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ इन हो जाती है किन में, जो ब्लड जो आर्टरी जो है लंग से आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से CO2 वापस डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, ब्लड में मिक्स हो जाती है और वो बॉडी में लंग्स के थ्रू उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म अलग है, किस तरीके से होता है ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कवर किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड का तो यही है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, CO2 डिफ्यूजेज इन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन और CO2 डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है ये एक अलग मैकेनिज्म है। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? सारा का सारा ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ, या इसको ट्रांसपोर्ट 2 बार यूज़ कर लिया, एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो कि एक तरीके से बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो कैसे डिफ्यूज़ होते हैं? वो ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं और उसके बाद किडनी में फिल्ट्रेशन के थ्रू, एक उसका भी एक अलग प्रोसेस है, तो वो किस में मिक्स होते हैं? वो सारे के सारे ब्लड में मिक्स होते हैं और वो किडनी की तरफ ट्रैवल करते हैं, जहाँ फिल्ट्रेशन के बाद
उनको सेपरेट किया जाता है, जो ज़रूरी एलिमेंट्स उनको रिटेन किया जाता है, और जो अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं जिनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है उनको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है, ठीक है, एक प्रॉपर एक होम्योस्टैटिक जो कंडीशन होती है बॉडी में, यानी कि सभी जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, एक ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर पर भी, या इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उस पर ही वो सही ढंग से काम करती हैं। ठीक है, तो जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है उसको ये मेंटेन करती है, बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर का जो बैलेंस है उसको ये ब्लड जो है हेल्प करता है। और जो नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी ये ब्लड मेंटेन करता है। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आया होगा। अगर खासकर जो बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं और उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, क्लास 11th में, या स्टेट बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई होप कि इसको समझकर आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अब चूँकि देखिए सारे टर्म, अब चूँकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो सारे टर्म मैं कोशिश करता हूँ लिखने की इंग्लिश में, लेकिन साथ साथ कोशिश मेरी ये भी रहती है कि उनको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँ, ताकि जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनको ये समझ में आए। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश को नहीं लिख सकते हैं बायोलॉजी के पेपर में, मैं चूँकि यूपी बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे पता है इंग्लिश का वहाँ पर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई उसको ना स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है ना रिटन इंग्लिश में कितना फोकस रहता है बच्चों का। तो आप जो है जो शब्द हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया लिख दीजिए। न्यूक्लियस को केंद्र के लिखने के बजाय अगर न्यूक्लियस भी लिखेंगे तो भी वो बिल्कुल ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं आप इंग्लिश को आप हिंदी में लिखिए, लेकिन लिखिए वैसे जैसे वो बोले जाते हैं। जैसे अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए, ब्लड है तो आप ब्लड लिखिए। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपके इसमें खासकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपका कोई सुझाव या कमेंट है उससे हमें ज़रूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।